हेलो एंड वेलकम टू सिविल सर्विसेज गुरुकुल। आज से हमारी एक पॉलिटी की सीरीज शुरू हो रही है। उस सीरीज में हम क्या करेंगे, उस सीरीज में हम डेली आर्टिकल्स को डिकोड करेंगे। हम देखेंगे कि जो हमारे पॉलिटी के अंदर आर्टिकल्स हैं उस आर्टिकल्स का उन आर्टिकल्स का मीनिंग क्या है और उन आर्टिकल्स को डिकोड करके हमें क्या चीज अंडरस्टैंडिंग में आती है रिगार्डिंग द यूपीएससी एंड पीसीएस प्रिपरेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा आर्टिकल नंबर 1। हमारे आर्टिकल नंबर 1 का टाइटल क्या है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। तो वी विल सी कि जो ये आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 1, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स कैसे हैं, ये आर्टिकल कैसे डिकोड करना है और इस आर्टिकल से रिजल्ट निकलता क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम आर्टिकल का बच्चों टाइटल देखें तो टाइटल क्या है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। यहाँ पे क्या है, ये आर्टिकल कहता है इंडिया जो हमारी कंट्री है दैट इज भारत, दो नेम्स है हमारी कंट्री के, इंडियन भारत, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यहाँ पे इसने तीन चीजों के बारे में बताया कि फर्स्ट क्या है हमारी कंट्री, वो क्या है इंडिया, जिसका ऑल्टरनेट नेम क्या है, सेकंड नेम क्या है भारत, और ये क्या है, ये है यूनियन ऑफ स्टेट्स। द स्टेट्स एंड टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। जो हमारे पास फर्स्ट शेड्यूल है वो क्या बताएगा, वो बताएगा कि हमारी कंट्री में कौन से स्टेट्स हैं और कौन सी यूटीज हैं, क्या क्या टेरिटरीज हैं हमारी कंट्री की। मतलब हमें नॉमेनक्लेचर दे रहा है कि कौन से स्टेट्स हमारी कंट्री के अंदर आते हैं और कौन सी यूटीज आती हैं। थर्ड क्या है, द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज। अब हम यहाँ पे एक ब्रॉड वर्ड या ब्रॉड फ्रेमवर्क की बात करें, किसकी, टेरिटरी ऑफ इंडिया। हम कह रहे हैं कि जो पूरे हमारी इंडिया की टेरिटरी है वो क्या क्या चीजों को कॉम्प्राइज करेगी। तो सबसे पहले क्या आएगा उसके अंदर, द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट। हमारी कंट्री में स्टेट्स कितने हैं, 28। तो हमारा आर्टिकल क्या कहता है, हमारा आर्टिकल 1 का क्लॉज 3 कहता है कि हमारी कंट्री क्या चीज को कॉम्प्राइज करेगी, सबसे पहले द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट। सेकंड चीज ने क्या, सेकंड चीज क्या है इसके अंदर, द यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। जो हमारे फर्स्ट शेड्यूल के अंदर यूनियन टेरिटरीज हैं उसके बारे में बात की गई है। तो कितनी यूनियन टेरिटरीज है हमारे पास, 8। और थर्ड में क्या है, सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड, कि अगर कल इंडिया कोई न्यू टेरिटरी को एक्वायर करता है तो वो भी क्या है, वो भी हमारी कंट्री का आर्टिकल 1 के अंदर पार्ट बन जाएगा। तो आर्टिकल 1 का टाइटल क्या कहता है, वो कहता है नेम एंड टेरिटरीज ऑफ द यूनियन। इसके अंदर क्या क्या आएगा, इसके अंदर आएगा हमें सबसे पहले क्या दिया है, इंडिया दैट इज भारत शाल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब यहाँ पे ना आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हमने वर्ड क्या यूज किया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। हम देखेंगे कि हमारी कंट्री को यूनियन ऑफ स्टेट्स ही क्यों बोला गया है, ठीक है। सेकंड क्या है, स्टेट्स एंड टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, कि जो जो स्टेट्स और टेरिटरीज फर्स्ट शेड्यूल में लिखे हुए हैं, जो भी फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाइड है वो ही इंडिया का पार्ट बनेंगे, इसके बाद कोई और इंडिया का पार्ट नहीं बनेगा। और थर्ड चीज क्या है, the territory of India shall comprise the territories of the states, the UT specified in the first schedule and such other territories as may be acquired। तो हमें यहाँ पे आर्टिकल 1 में नॉमेनक्लेचर दे दिया, बता दिया है कि जो हमारी कंट्री बिफोर इंडिपेंडेंस थी और जो हमारी कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस है उसमें डिफरेंस क्या है। बिफोर इंडिपेंडेंस हमारी कंट्री क्या थी, अखंड भारत। तो इसमें क्या क्या चीजें आती थी, इसमें अगर हम बात करें कि ये कंट्री की कोस्ट लाइन है या यहाँ वाला पाकिस्तान और ये वाला जो ईस्ट पाकिस्तान है, मतलब वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान हमारी कंट्री का पार्ट था बिफोर इंडिपेंडेंस। और आफ्टर इंडिपेंडेंस जब हमें 15 अगस्त 1947, जब हमें 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस मिला, उसके बाद हमारी कंट्री के अंदर क्या क्या चीजें कॉन्स्टिट्यूट होंगी, कौन से एरियाज हमारी कंट्री में आएंगे, वो इस आर्टिकल के अंदर स्पेसिफाइड है। तो ये आर्टिकल हमें क्या बता रहा है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन से स्टेट्स आपकी कंट्री का पार्ट है, कौन सी यूटीज आपकी कंट्री का पार्ट है, वो इसके अंदर आएंगे। अब क्वेश्चन आता है कि क्या बिफोर इंडिपेंडेंस हमारे पास स्टेट्स या यूटीज ऐसे स्पेसिफाइड नहीं थे, वो थे, पर उसके लिए हमने क्या यूज किया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। बिफोर इंडिपेंडेंस हम कहते थे कि हमारे पास 4 पार्ट्स हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। तो इन चीजों को हमने सबस्यूम करके किसमें डाला, स्टेट्स एंड यूटीज में। तो लेट्स रिवाइज कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी कौन से हमारे पास स्टेट्स थे। अगर हम पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए में वी हैड, बच्चों पार्ट ए में वी हैड 9 स्टेट्स। अगर हम बात करें तो हमारा असम वाज द पार्ट ऑफ दिस, बिहार, बॉम्बे,
मध्य प्रदेश, मद्रास, ओडिशा, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंस और हमारा वेस्ट बंगाल। तो ये 9 थे हमारे, क्या कहते हैं, स्टेट्स थे जो हमारे पार्ट ए के अंदर आते थे। अगर हम पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में हमारे पास कितने, पार्ट बी में हमारे पास 9 रीजन्स थे। वो कौन से हैं, वो है आपका हैदराबाद, JNK, मध्य भारत, मतलब जो आपका आजकल MP है, मैसूर, पटियाला एंड ईस्ट पेप्सू, पंजाब स्टेट यूनियन, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन और विंध्य प्रदेश। तो ये सारे किसके थे, पार्ट बी के थे। ऐसे हमारे पास पार्ट सी के लिस्ट है। पार्ट सी में आपके कौन से एरियाज आते थे, पार्ट सी में आपके एरियाज आते थे अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा। और लास्ट हमारे पास क्या है, पार्ट डी। पार्ट डी में हमारे पास क्या आता था, अंडमान एंड निकोबार। तो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन थी कंट्री की बिफोर द इंडिपेंडेंस। हमने इस कॉन्फ़िगरेशन को क्या किया, हमने इस कॉन्फ़िगरेशन को अमेलगमेट किया और क्या किया, हमने इसको एक यूनियन ऑफ इंडिया एक्सप्रेशन के अंदर हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेट किया। तो जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, VP मेनन, तो मेजर ये दो थे जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने हमारी कंट्री को यूनियन ऑफ स्टेट्स बनाने में हेल्प की या उसको अमेलगमेट करने में हेल्प की। तो एक्सप्रेशन, तो क्वेश्चन आया कि व्हाई इंडिया इज कंसिडर्ड एज यूनियन ऑफ स्टेट्स, या इंडिया के लिए एक्सप्रेशन यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों यूज किया गया और किसी के लिए क्यों नहीं यूज किया गया, इंडिया के लिए एक्सप्रेशन यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों यूज किया गया। क्वेश्चन आता है कि इंडिया के लिए इन्होंने यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों यूज किया और किसी चीज के लिए यूनियन ऑफ स्टेट्स यूज क्यों नहीं किया। तो यहाँ पे हमारे पास 3 तरह की कंसिडरेशन थी जिसकी डिबेट हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुई है। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 3 चीजों के ऊपर डिबेट हुई इस टाइम पे। पहले किस चीज के ऊपर डिबेट हुई, उन्होंने बोला कि क्या इंडिया एक कॉन्फेडरेशन है। क्वेश्चन रेज हुआ कि क्या इंडिया को कॉन्फेडरेशन बनाए या इंडिया को फेडरेशन बनाए या इंडिया को यूनियन बनाए। तो तीनों चीजें समझने से पहले हमें तीनों का डिफरेंस पता होना चाहिए सो दैट हम ये समझ सकें कि हमारी कंट्री यूनियन क्यों है। अगर हम कहते हैं कि हमारी कंट्री में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, आपने सुना होगा कि हम इसको प्रेसिडेंशियल सिस्टम के साथ कंपेयर करते हैं। तो यूएस फेडरेशन क्यों है, या जो यूरोप था बिफोर द सेंचुरी वो एक कॉन्फेडरेशन क्यों था। तो लेट्स डिकोड द मीनिंग, इन तीनों चीजों का मीनिंग क्या है। अगर हम बात करें जी कॉन्फेडरेशन की, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं जी कॉन्फेडरेशन की, हम समझते हैं कि कॉन्फेडरेशन के अंदर क्या क्या आता है। तो लेट्स सी कॉन्फेडरेशन में क्या क्या आता है। तो कॉन्फेडरेशन में देखते हैं इसके बेसिक मीनिंग, देखते हैं क्या है। अ लूज एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स दैट कम टुगेदर टू फॉर्म अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। तो हम कहते हैं कि एक लूज एसोसिएशन है, मतलब ये बाइंडेड नहीं है एक दूसरे के साथ। इंडिपेंडेंट स्टेट्स की सारे ही इसके अंदर इंडिपेंडेंट है, वो इकट्ठा आते हैं क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव सेम है। फॉर सपोज हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट बॉल्स हैं, तो हमने बॉल्स को एक बॉक्स के अंदर प्लेस कर दिया है। तो हमने क्या किया है कि बॉल्स लूज है, हमने इनको किसी चीज से पेस्ट नहीं किया है, हमने इसको सिर्फ प्लेस किया, मतलब हमने इसकी पेस्टिंग नहीं किया बॉल्स की एक दूसरे के साथ। वी हैव जस्ट प्लेस्ड द बॉल्स इन अ बॉक्स। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि सारी बॉल्स है ये सेम कलर की हैं या इनके ऑब्जेक्टिव सेम है, इनको हमने प्लेस किया। तो ये क्या है, ये लूज एसोसिएशन है। सारी ही बॉल्स आपस में इंडिपेंडेंट हैं और ये दोनों को सबको साथ में रखा गया है सो दैट इनका ऑब्जेक्टिव जो कॉमन है वो रियलाइज कर ले या वो क्या हो जाए, वो आपका अचीव हो जाए। फेडरेशन में क्या होगा, a political system where power is constitutionally divided between central government and regional state governments। तो हमने बोला कि ये था, एक बॉल बड़ी है, यहाँ पे हमने छोटी छोटी बॉल्स को इसके साथ प्लेस कर दिया, मतलब हमने एक सिस्टम बना दिया है जिसमें जो पावर है वो इसके पास है। और पावर फ्लो कैसे हो रही है, थ्रू अ लीगल डॉक्यूमेंट, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, बिटवीन अ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रीजनल और स्टेट गवर्नमेंट्स। तो फेडरेशन में क्या है कि यही बॉल्स थी, हमने इसको फिक्स कर दिया है, सीमेंटेड कर दिया, सॉरी सीमेंटेड नहीं, अभी हमने इनको फिक्स किया एक पोजीशन में कि जो पावर है वो किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मेजर पावर, और ये पावर शेयर कर रहे हैं किसके साथ, दूसरी गवर्नमेंट के साथ। ये किस चीज का एग्जांपल है, ये आपका एग्जांपल फेडरेशन का है। फिर हम यूनियन की बात करते हैं, इट कैन बी यूनिटरी और फेडरल, यूजुअली इंप्लाइज स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट
द टर्म इज ऑफन यूज टू रिफ्लेक्ट यूनिटी ऑफ डाइवर्स रीजन, स्पेशली इन हिस्टोरिकल और सिंबॉलिकल कॉन्टेक्स्ट। और हमने बोला कि हमारे पास बॉल्स हैं, अब हमने क्या किया, एक हमने सेंटर में बॉल लेकर आए जिसको बोला यूनियन गवर्नमेंट, इसको बहुत पावर दे दी है, इसके साथ हर बॉल को हमने सीमेंट कर दिया है। जो ये डिफरेंट डिफरेंट बॉल्स हैं इसके साथ हमने क्या किया है, इन बॉल्स को सीमेंट करके हमने एक सिस्टम जनरेट कर दिया है, जहां पे अब ये बॉल्स यूनियन गवर्नमेंट के साथ पेस्ट हो गई हैं और इनको रिमूव नहीं किया जा सकता इंडिपेंडेंटली। अगर इनको रिमूव करना है तो पावर किसके पास है, यूनियन गवर्नमेंट के पास है। तो ये तीन डिफरेंसेस हैं। ये क्या है, ये नॉट सो स्टेबल सिस्टम है, नॉट सो स्टेबल। इसमें है कि जब तक आपका इंटरेस्ट साथ साथ काम कर रहा है तो आप इकट्ठे काम करोगे, जिस दिन आपके अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया तो आप इंडिपेंडेंट हो वॉक अवे करने के लिए। तो यहां लिखा ना कि सॉवरेनिटी क्या होता है, कि आप इंडिपेंडेंटली अपना डिसीजन ले सको। तो यहां पे क्या, रिटेन्ड बाय द मेंबर स्टेट्स। जो मेंबर स्टेट्स हैं इनकी खुद के पास इंडिविजुअल सॉवरेनिटी है, जिस दिन को लगेगा कि हमारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये वॉक अवे हो जाएंगे यहां से। फेडरेशन क्या है, सम वॉट स्टेबल। इसमें क्या है, शेयर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। जो सॉवरेनिटी है, जो डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है, सेंटर और स्टेट के पास। इसके अंदर क्या है, सॉवरेनिटी रिटेन्ड बाय द सेंटर। सेंटर के पास सॉवरेनिटी है, क्यों, क्योंकि सेंटर ने बाइंड किया हुआ है स्टेट्स को, कहीं स्टेट्स बिखर ना जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम ना जाए, तो सेंटर ने क्या किया है, सेंटर ने स्टेट्स को बाइंड कर लिया है। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं सेंट्रल अथॉरिटी की। सेंट्रल अथॉरिटी है वो क्या है, वो वेरी वीक है और सिंबॉलिक, एक्ट्स ओनली थ्रू द कंसेंट ऑफ द स्टेट्स। अगर स्टेट्स कंसेंट करेंगे तो ही ये सेंट्रली कोई काम कर सकते, नहीं तो ये काम नहीं कर सकते। यहां पे सेंट्रल अथॉरिटी की बात करें, रिटन एंड रिजिड क्लियरली डिफाइंस द डिवीजन ऑफ पावर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनकी लॉ बुक है, क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो क्या है, वो रिटन है, वो रिजिड है, वो इजिली चेंज नहीं होगा। और यहां बात करें सेंट्रल अथॉरिटी वेरी स्ट्रॉन्ग, कि सेंट्रल अथॉरिटी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लास्ट देखेंगे कॉन्फेडरेशन में किसके पास पावर होती है, यहाँ पे स्टेट्स होल्ड द पावर। कॉन्फेडरेशन में पावर किसके पास है बच्चों, पावर इज विद द स्टेट्स। फेडरेशन में देयर इज बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। और यूनियन में एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअलिटी एंड सेंट्रल अथॉरिटी, कि ये इनडिविजिबल हैं, कि जो स्टेट्स हैं आपके वो सेंटर को छोड़ के अपनी मन मर्जी से नहीं जा सकते। अगर इनको सेंटर को छोड़ के जाना है तो सेंटर की परमिशन के बाद ही छोड़ के जा सकते हैं। तो आर्टिकल 1 में हमने क्या क्या चीजें सीखी। आर्टिकल 1 में हमने सबसे पहले देखा बच्चों कि हमारा टाइटल क्या है। टाइटल हमारा क्या है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। सेकंड हमने देखा जी इसके अंदर क्या क्या आएगा, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या है, कि जो स्टेट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को छोड़ के नहीं जा सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको अपने साथ बाइंड किया हुआ है और उनकी नीड्स को टेक केयर कर रहा है। द स्टेट्स एंड टेरिटरीज देयरऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। जो जो टेरिटरीज और स्टेट्स आपके फर्स्ट शेड्यूल के अंदर मेंशन है वही आर्टिकल 1 के अंदर आपके आएंगे, उनके बाद कोई भी आर्टिकल 1 में नहीं आएगा। और इसके अंदर क्या क्या आएगा, द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट। जो भी हमारे स्टेट्स हैं, कितने स्टेट्स हैं हमारे पास, 28। द यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल कितनी है हमारे पास, 8। और लास्ट में क्या है, सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड। तो हमने उसके बाद क्या देखा, हमने देखा कि जो बिफोर इंडिपेंडेंस हमारे पास क्या था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी स्टेट्स। तो पार्ट ए हमारे पास ये 9 स्टेट्स हैं, पार्ट बी में हमारे पास ये है, पार्ट सी में ये आते हैं, पार्ट डी में ये आते हैं। और लास्ट हमने क्या देखा कि कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन में क्या डिफरेंस है। हमें पता था कि कॉन्फेडरेशन वेरी अनस्टेबल थिंग है, तो हमने कॉन्फेडरेशन टर्म अडॉप्ट नहीं किया और ना इस कॉन्सेप्ट को हमने यूज किया। फेडरेशन वाज समवॉट स्टेबल, तो हमने बोला कि जब नॉर्मल फंक्शनिंग है तो सेंट्रल और स्टेट जो है वो क्या कर रहे हैं, पावर एंजॉय कर रहे हैं। जब एबनॉर्मल फंक्शनिंग है तो पावर किसके पास आएगी, यूनियन गवर्नमेंट के पास आएगी। तो हमने इसके अंदर से जो बेस्ट है वो क्या है, वो है यूनियन। तो हमने फ्रेज अपनी कंट्री के लिए क्या यूज किया, यूनियन ऑफ स्टेट्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसे ही हम सारे मेजर आर्टिकल्स को डिकोड करेंगे और हम देखेंगे कि आर्टिकल्स में क्या क्या लिखा है और आर्टिकल्स का मतलब क्या है। अगर आपको कल क्वेश्चन आ जाए कि आर्टिकल 1 आपको क्या बताता है, वो बताता है कि कौन कौन सी टेरिटरीज हमारी कंट्री का पार्ट है, कौन सी यूटीज हमारी कंट्री का पार्ट है, और हमारी कंट्री यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों है, और तीनों के अंदर डिफरेंस क्या है, कॉन्फेडरेशन क्या होता है, फेडरेशन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, और हमने क्यों यूनियन ऑफ स्टेट्स को यूज किया एज अ फ्रेज। थैंक यू।